नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट जो है तो वैद्य अरुणा टिळक मैडम हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और एक थोड़ा सा मैडम का परिचय देने की कोशिश करती हूँ। मैडम प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पिछले 30 साल से ठाणा में कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी विशेष पहचान जो है तो जैसे बहुत सारे लोक सत्ता मैगज़ीन हो या अलग अलग मैगज़ीन्स में भी उनके बहुत सारे आयुर्वेद रिलेटेड, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड और आहार विषयक बहुत सारे लेख उनके प्रस्तुत हो चुके हैं। स्पेशली अभी पिछले 1 साल से जैसे बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय है और उस व्यवसाय में आहार कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही एक विशेष और नावीन्यपूर्ण लेखमाला मैडम ने पूरी की है। तो मैडम की IBN लोकमत जैसे अनेक व्यासपीठ के ऊपर लाइव उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि प्रमेह हमारा पढ़कर चरक का कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमने ज्वर में भी देखा था, प्रियंका प्रताप मैडम ने बहुत अच्छे से हमें आहार के बारे में मार्गदर्शन किया था, तो उसी तरीके से आज भी हमें, भले ही हम प्रमेह पढ़ रहे हैं लेकिन क्लिनिकली अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट हम करते हैं, जबकि हमें पता है कि प्रमेह इज़ नॉट इक्वल टू डायबिटीज़, लेकिन फिर भी कुछ अवस्थाएं प्रमेह की और डायबिटीज़ की समान हो सकती है। या हमें अगर डायबिटीज़ ट्रीट करना है तो उसमें पथ्य संकल्पना क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज अरुणा टिळक मैडम जो हमारे साथ है वो इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करने वाली है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको अनुरोध करती हूँ कि आपका जो अभी जो टॉपिक है, जो पथ्य संकल्पना आप बताने जा रही हो, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन करिए। सुप्रभात। सर्वप्रथम वैद्य प्रिया कडूस मैडम को मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। आवाज बराबर सुनाई दे रही है ना मैडम? हो ये तो। हाँ। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि हम प्रमेह और डायबिटीज ये दोनों अलग अलग चीज है, तो हम उस अवस्था को कैसे ट्रीट करें, उस अवस्था में कैसे पथ्यापथ्य दे, आहार्य संकल्पना हम क्या दे जिससे हम रुग्णों को दिलासा दे सकते हैं। तो हम संक्षिप्त में डायबिटीज मेलाइटस की जो संप्राप्ति है, प्रमेह तो हमने मैडम से बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है ये अगर हम देखने जाए तो जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर है, अगर अपर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन के कारण हो जाता है, कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो गई उसके कारण भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इंसुलिन जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है, इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है, शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि रुग्ण जब भी हमारे पास आते हैं तभी वो बताते हैं कि हमें बहुत ही भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, लेकिन हमें उससे दुर्बलता भी लगती है, एनर्जेटिक नहीं लगता है। तो ये सब इसी के वजह से ये स्थिति अपने शरीर में होती रहती है। हम कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने पास जब भी रुग्ण आता है तो वो यही सिम्टम्स हमें बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। अत्यधिक प्यास लगने से उनको वारंवार मूत्र प्रवृत्ति होती है, उनको बहुत थकान लगती है। आगे जाके उनके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर डायबिटीज का जो परिणाम दिखाई देता है, मतलब डायबिटीज निराइटिस, या आगे जाके सभी चीजों के ऊपर, शरीर के विभिन्न अवयवों के ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। अगर हम देखी जाए तो डायबिटीज इंसुलिन, मतलब डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 इस हिसाब से कहा जाता है, इसका उसमें डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में जो कंजेनाइटल रहता है उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की मात्रा
पर्याप्त नहीं होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन का प्रयोग न होते हुए हमें डायबिटीज हो जाता है। तो ये संक्षिप्त में डायबिटीज के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आगे जाके हम देखेंगे कि डायबिटीज के रुग्ण हमारे पास आते हैं। तो पिछले साल भी मैडम ने बताया था कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब भी रुग्ण आते हैं तो रुग्णों को बहुत प्रथम चिंता होती है कि बाप रे, आज हमें पथ्य में क्या बताया जाएगा और ये पथ्य हम कर सकेंगे कि नहीं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है मतलब कड़वी दवाई खानी है, यही उनके मन में बैठा रहता है। अगर हम देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो हम खाने में जो षड रसों का जो प्रयोग करते हैं, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो उसमें हम प्रायः मधुर आम्ल लवण इन तीनों रसों का ही प्रयोग करते हैं। जो हमें जिह्वा को अच्छा लगता है वही खाना हमें पसंद रहता है, और उसमें जो कड़वा रस है वो हमारे खाने में बहुत ही अल्प रहता है, और इसी वजह से ये हमें मधुरता की, शक्कर की बीमारी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। मतलब हम अगर खाने में षड रसों का प्रयोग केयरफुली करेंगे तो ये हमें आज जो डायबिटीज का जो डिसीज है वो होने की संभावना कम रहती है। आज की जो जीवन शैली बन गई है वो सभी इस आजार डिसीज को बनाने में सहायक होती है। अगर हम देखा जाए तो हम शुरुआत सवेरे से करते हैं कि हम शुरुआत करते हैं तो चाय की प्याली से करते हैं। तो लेकिन चाय पीना, चाय में शक्कर डालना, अगर डायबिटीज एक बार हो गया तो हम डॉक्टर बोलते हैं कि विदाउट शक्कर चाय पी लो। तो कोई कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैडम हमें शक्कर नहीं खानी है, तो क्या हम उसमें गुड़ डाल के पिए क्या। लेकिन अगर आप 4 बार चाय पी रहे हो तो उतने में 4 चम्मच अगर गुड़ गया तो वो भी हमें शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। तो हम पेशेंट को ऐसी सलाह दे सकते हैं कि आप कषायम ले लो, चाय की जगह कषायम ले लो। तो इसमें हम रुग्ण को बता सकते हैं कि जब भी आम का सीजन आता है, जब भी जामुन का सीजन मतलब जो ग्रीष्म ऋतु है, उस समय ये चीजें बहुत मिलती है। या तो बाजार में जाए तो आम की गिरी का पाउडर भी मिलता है, जामुन के बीज का चूर्ण मिलता है। अगर हम आसपास देखें तो हमारे यहाँ अमरूद के पत्ते मतलब अमरूद के पेड़ मिलते हैं। तो ये चीजें अगर घर में हम लाके रखेंगे या अगर हम हमारे डिस्पेंसरी में रख के पेशेंट को डिस्पेंस भी करेंगे और कषाय के स्वरूप पे अगर उनको हम दे देंगे, मतलब आम की गिरी, उसमें थोड़ा सा जामुन की गिरी का पाउडर, और रुग्ण को हम बोलेंगे कि आप जो अमरूद आता है उसके पत्ते 3 से 4 पत्ते, ये रुग्ण के प्रकृति देख के, मतलब रुग्ण कृश है, रुग्ण स्थूल है, उस हिसाब से उसका जो प्रपोर्शन है वो हमें तय करना है। मतलब आधा चम्मच अगर हम ये दोनों मिला के पाउडर ले, 1 कप पानी में उसको उबाले चाय के जैसा, और उसमें अगर पेशेंट को रुचि के अनुसार लगे तो हम उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। ये कषाय के रूप में अगर हम दे देते हैं तो रुग्ण की जो शर्करा की मात्रा है वो नीचे आने में बहुत ही फायदा करती है। हम हमारे खाने में जो चीज प्रयुक्त करते हैं उसमें सोच के अगर ये कटु तिक्त कषाय इन आहार्य मतलब इन रसों का प्रयोग करेंगे तो रक्त शर्करा नीचे आने में हमें बहुत ही सहायता होती है। अभी रक्त शर्करा की बात चली तो हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इस बात के ऊपर ध्यान थोड़ा सा देना जरूरी है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे जो शुगर लेवल बढ़ती है वो शुगर लेवल 1 to 100 इस काउंट में किया जाता है। तो जो खाने में खाना खाने के बाद में जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से आगे जाता पड़ता है, मतलब लो, मीडियम और हाई, इन 3 लेवल में उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो जो 70 से आगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना खाने के बाद हमारे शरीर में उसका पचन होने के बाद होता है, उसको वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन पदार्थ में होता है वो हमें खाना नहीं खाना चाहिए या बहुत ही अल्प खाना चाहिए। इसमें हम अगर देखा जाए तो गुलाब जामुन हर एक को पसंद है, कोई भी मीठी चीज ले, कोई भी शक्कर ले, गुड़ ले, तो उसका
जीआई जो है बड़ा रहता है। लेकिन अगर खाने में किसी को मीठा खाना बहुत ही पसंद है, उनको अगर खाने में ये चीज खानी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो खाने में हम कॉम्प्लेक्स फूड जो बोलते हैं, मतलब हम खाना अगर बनाते हैं तो उसमें अगर देखो, हम अगर बिरयानी बनाते हैं, हम मसाले भात पुलाव बनाते हैं, तो चावल के साथ हम बहुत सारी सब्जियां प्रयुक्त करते हैं। उसी हिसाब से हम अगर खाने में कोई मधुर चीज खाना चाहते हैं, पेशेंट अगर बताता है कि आज मुझे शादी में जाना है, मुझे मैं क्या खाऊं तो मेरी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, तो उस हिसाब में हम रुग्ण को बता सकते हैं कि आपको अगर कोई मीठी चीज खानी है, तो मीठी चीज खाने से पहले आप सलाद खा लीजिए, आप सब्जी खा लीजिए। मतलब हम रुग्णों को हमेशा बताते हैं कि मधुर रस से हमारा आहार की शुरुआत करें। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट में हम उनको बोलेंगे कि आपका जो खाने में आप कोई भी सलाद ले लीजिए, कोई भी दूसरा खाना लीजिए, उसके बाद बीच में आप ये मधुर चीज जो है, आपको जो मिठाई पसंद है, थोड़ा सा पोर्शन ले सकते हैं। इसमें हम रुग्ण के मन की भी अवस्था जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम पार्टी में गए, वहां सभी लोग अगर खाने में हर एक चीज का आस्वाद ले रहे हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सब चीज है, वहां पूरी बुफे पार्टी लग गई है, और हम अगर पेशेंट को बोलते हैं नहीं ये खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, तो वो मन से बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम रुग्ण को बोलेंगे आप छोटा सा पोर्शन लीजिए, इस तरह से लीजिए, आप एक दिन खाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा कर लीजिए, आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न आउट कीजिए। अगर हम रुग्णों को ऐसा कहेंगे तो उनको मानसिक समाधान मिलेगा, और उसी मानसिक समाधान से भी उनको जो शुगर डाइजेशन होने है उसमें फायदा हो जाता है। मतलब रुग्ण की मानसिक अवस्था को देख के अगर हम खाना उनको बताएंगे, तो वो रुग्ण को मानसिक समाधान देके उसका डाइजेशन बराबर हो जाता है। हम खाने में जब भी देखते हैं, तो हम औरतें, हमारे हाथ में किचन रहता है, तो क्या चीजें हम बनाएंगे उसके ऊपर हर एक व्यक्ति का आरोग्य निर्भर रहता है। तो हम जो इंडियन लोग हैं, हम देखते हैं कि फॉरेनर्स लोग जो है खाने में मसाले वाले जो पदार्थ है वो बहुत ही कम यूज करते हैं। और जो तड़का है, तड़का मतलब हम उसको घी को या तेल को संस्कारित करके अन्न को हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस संस्कार से भी वो अन्न पचन होने में मदद मिलती है। तो अगर हम संस्कार की बात करें, छोक की बात करें, तो हम हल्दी से क्यों ना शुरुआत करें। अगर हम देखा जाए तो हल्दी जो है, महेश, जो हल्दी है वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीसेप्टिक है, जर्मी चेक है। ये सभी चीजें अगर हम देखें, तो हल्दी हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वो कृमिघ्न है। महेशु धात्री निषेध, ये तो हमें सभी को पता है। लेकिन हम खाने में हल्दी कैसे प्रयुक्त करें, जैसे मैंने बताया कि हम कषायम सवेरे दे सकते हैं। उसी हिसाब से अभी जो सीजन चालू हो गया है, वहां जो आर्द्र हल्दी है, सभी जगह बाजार में अगर जाए तो पूरी बाजार में अच्छी तरह से हल्दी हमें मिलती है। और वो जो हल्दी है वो आर्द्र हल्दी, उसमें अम्बा हल्दी भी आती है और सफेद, वो सफेद रहती है, लेकिन उसको जो स्मेल है, उसका जो गंध है आम्र की तरह होता है। इसके लिए हम उसको आम्र हरिद्रा या अम्बा हल्दी बोलते हैं। तो ये जो आम्र हल्दी है और जो दूसरा वाला हल्दी जो पीला कलर का है, वो दोनों का अगर हम अच्छी तरह से धो के उसका चटनी जैसे कल्क बनाए, और 5 से 10 ग्राम अगर वो हल्दी का कल्क रुग्णों को हम सवेरे खाने के लिए अगर बता देते हैं, तो उससे पोस्ट लंच शुगर जो है वो कम होने में बहुत ही अच्छा फायदा दिखाई देता है। ये हम सब करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रुग्ण आते हैं, जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है कि हम सब भी मिलके उसका डाटा कलेक्शन करेंगे, तो उसके रिजल्ट क्या है ये हमें मालूम पड़ेगा। तो अगर हम रुग्णों को बता सकते हैं कि ये आप करके देखिए, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ये हर एक रुग्ण के अनुसार उसकी मात्रा जो है अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब ये करेंगे तो उसमें फायदा हो सकता है। रुग्णों को हम पहले नहीं बताएंगे, लेकिन हम उसका मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में ये जो हल्दी है, तो प्रमेह में जो मूत्र है, जो क्लेद बढ़ा हुआ रहता है, तो उस जो क्लेद है वो कफ का जो पाचन है
वो पाचन करके मूत्र निर्मित जो है सॉरी, तो वो मूत्र निर्मित अच्छी तरह से हल्दी के प्रयोग से हो जाती है। उससे मूत्र का संग्रहण होता है। जो इनकॉन्टिनेंस या बारंबार नक्त मूत्रता, रात्रि मूत्र प्रवृत्ति को जाना, ये सभी चीजें ये हल्दी के प्रयोग से हम कम कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही फेवरेबल सब्जेक्ट है कि मैं सभी रुग्णों को हमेशा बताती हूँ कि इस सीजन में या तो जो अदरक हल्दी है वो हमें हमेशा मिलती है बाजार में, या तो हम वो कंद है वो घर में लाके अगर रखेंगे तो 6 महीना उसको कुछ भी नहीं होता है। अच्छी तरह से उसको साफ करके उसकी अगर हम चटनी बनाएंगे और उसमें छोक लगाएंगे और उस छोक में थोड़ा मेथी का दाना अगर हम प्रयुक्त करते हैं और खाने से पहले अगर ये हल्दी का चटनी, हल्दी का अचार जो भी हम कहेंगे वो अगर हम ले लेते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा अदरक भी डाले तो भी वो खाने में रुचि लाता है और शुगर कंट्रोल लाने में हमें बहुत फायदा करता है। जैसे हल्दी का अचार बनाते हैं उसी तरह आंवले का भी अचार हम बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। और हमें सभी को पता है कि आंवला जो है वो शुष्क होने के बाद भी उसके जो औषधि गुणधर्म है वो नष्ट नहीं होते। उसी तरह अगर इस सीजन में जहां तक हो सके हम आर्द्र आंवले का प्रयोग हमारे खाने में हर टाइप में कर सकते हैं। तो हमें च्यवनप्राश तो पेशेंट को नहीं बोल सकते, लेकिन आंवले की चटनी बता सकते हैं। जो आंवले का जो ड्राई टुकड़ा बना के हम रख सकते हैं रुग्णों को खाने के बाद सुपारी के रूप में भी हम उन्हें प्रयुक्त कर सकते हैं कि जिससे रुग्ण की रुचि बनाई रखे और शुगर कंट्रोल में हमें फायदा हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमें जो खाना टेस्ट में अच्छा लगता है वही हम खाना ज्यादा खाते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे खाने में तेल, घी, बटाटा, सिंगदाना और जो ड्राई खोबरा, कोकोनट, उसका हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीजें मधुर रस की रहती है। और ये जो चीज मधुर रस की है तो जीवा से लेके गुदद्वार तक पचन संस्था में जो उसका स्त्राव निकलता है, कफ का जो आवरण बना रहता है, तो ये कटु मतलब ये कड़वा रस अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो उससे ये स्त्राव संशोषण का काम हो जाता है। इसीलिए हम बहुत ही केयरफुली रुग्ण को ये सभी चीजें खाने में बताना बहुत जरूरी है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि रुग्ण की प्रकृति देख के हमें बताना है। हम बहुत बार देखते हैं कि सवेरे रुग्ण वॉकिंग के लिए जाते हैं और वहां जाके जो जूसेस मिलते हैं, उनको करेला का जूस मिलता है, आंवले का जूस मिलता है, और वो लेके वो रुग्ण हमारे पास हाइपर एसिडिटी की कंप्लेंट लेके आते हैं। तो करेले का जूस बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि रोज करेले का जूस आपको नहीं लेना है। आप अगर 15 ml 20 ml करेले का जूस लेना चाहते हो तो हम उसमें जैसे स्मूदी बनाते हैं, 2-3 टाइप के अलग अलग उसमें हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस हिसाब से हम रुग्णों को बता सकते हैं कि 10 ml अगर करेले का जूस लिया तो उसमें आप थोड़ा सा टमाटर का जूस भी मिला सकते हैं और उसमें कुकुम्बर, काकड़ी का जूस भी मिला सकते हैं। और वो स्मूदी के जैसा अगर सवेरे लेंगे, जैसे हम देखते हैं कि डाइट प्लान जब भी बनाते हैं तो 7 दिन का अगर अलग अलग डाइट प्लान बना के दिया तो रुग्ण को वो खाने में भी मजा आती है। मजा इन द सेंस उनको उसका कंटाला नहीं आता है और उससे हमारे डाइजेशन के ऊपर भी उसका असर अच्छा हो जाता है। शुगर कंट्रोल लाने में भी शुगर कंट्रोल भी आने में सहायकारी होता है। तो ये स्मूदी के हिसाब से हम करेले का जूस, आंवले का जूस, कुकुम्बर का जूस अलग अलग हम प्रयुक्त करने को बोल सकते हैं। इससे जाके अगर हम आगे देखा जाए तो जो एलोवेरा है, तो एलोवेरा का जो प्रयोग किया जाता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अगर सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं तो हम एलोवेरा का जूस 10 ml और उसमें आधा चम्मच आंवले का रस और उसमें आधा चम्मच हल्दी अगर रुग्ण को हम 3 महीना लेने को बताते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत ही अच्छा फायदा दिखाई देता है। हम देखते हैं, हमें पता है कि एलोवेरा से जो है अग्नि प्रदीप्त होता है, अन्न का पचन अच्छी तरह से होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें रुग्णों को ये भी अल्टरनेट दे के अगर बोलेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा दिखाई देता है।
जो अचार की बात चली तो ये जो एलोवेरा है उसका उसका भी बहुत ही अच्छी तरह से अचार हम बना सकते हैं। एलोवेरा के जो लीव्स है, साइड के जो कांटे हैं, उसको निकाल के उसको हम अच्छी तरह से प्रेस करके उसके अंदर का जो जूस है वो निकाल देंगे। उसको अच्छी तरह से कपड़े में लपेट के एकदम ड्राई सूखा कर देंगे। उसके बाद उसमें नमक डाल के फिर उसको एक दिन रखेंगे, और जो उसमें फिर जूस आता है वो निकाल के उसको सुखा के उसके ड्राई टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसका अचार बना सकते हैं। उसमें हम अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, नमक डाल के उसमें नींबू डाल के बहुत ही टेस्टी उसका अचार बनता है। और ये बात बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि जो अचार है, चटनी है, वो चटनी या अचार के क्वांटिटी जितना पोर्शन हम अचार का खाने में लेते हैं उसी क्वांटिटी में हमें लेना जरूरी है। मतलब हम अगर देखा जाए मॉडर्न के हिसाब से कि वो वजन कम करने के लिए बोलते हैं कि उनको आपको खाने में क्या लेना है, सलाद लेना है, तो पूरा बाउल भर के सलाद आप लेंगे तो आपको वजन कम हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से सलाद सलाद के ही क्वांटिटी में हमें लेना जरूरी है। उसी तरह अचार हमें भले ही अच्छा लगे लेकिन उसका पोर्शन अचार के जितना ही लेना जरूरी है। तो ये बात जो हुई, तो उसके बाद हम देखते हैं रोज के खाने में हम चावल खाए कि नहीं खाए। ये हमारे मन में, हर एक के मन में शंका आती है। रुग्ण हमें हमेशा ये पूछता है कि मैडम हम तो रोज चावल खाते थे, आज मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, मेरी शुगर बढ़ गई, तो क्या मैं खाने में चावल प्रयुक्त कर सकता? इसमें हम बता सकते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जहाँ हम खाने में चावल का जरूर प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको रुग्ण की मानसिकता का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो रुग्ण चावल खा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात देखना बहुत जरूरी है कि जो हम चावल खाने में प्रयुक्त करते हैं, चावल हो, गेहूं हो, तो ये हर एक चीज पुरानी होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि नवीन चावल, जब भी नूतन चावल दिवाली के बाद आता है, वो खाने में अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो उसमें चिकनाहट ज्यादा रहती है, उसमें पानी का प्रमाण ज्यादा रहता है। लेकिन अगर वो चावल हम घर में रखेंगे और अगर एक साल के बाद हम उन्हें प्रयुक्त करने को बोलते हैं, जिसे हम पुराना चावल कहते हैं, बाजार में भी 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, अगर हम बड़े मॉल में जाए तो वो हमें मिलता है। तो वो अगर रुग्ण को चावल खाने में प्रयुक्त करना है तो पुराना चावल हमें बताना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो जल की मात्रा है वो कम रहती है। अगर हम खाने में चावल उनको प्रयुक्त करना बताना है तो रुग्ण को हम बता सकते हैं कि चावल प्रेशर कुकर में कुकिंग ना करके वो बाहर कुक करे, उसमें जो ऊपर का पानी आता है वो निकाल के बाकी का पोर्शन वो खाने में प्रयुक्त करे। हम देखते हैं श्रावण मास में जब भी श्रावणी सोमवार आता है तो मराठी में हम उसको सोजी बोलते हैं। मतलब वो जो चावल है वो धो के अच्छी तरह से हम घी में भूनते हैं और उसके ऊपर हल्दी डाल के खाली खाना, नमक, चावल बनने के बाद नमक डाल के वो चावल खाने में प्रयुक्त करते हैं। और वो श्रावण महीने में बताते हैं। उस समय अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु में बाहर जलीय अंश बहुत ही बड़ा रहता है। तो अगर इस तरीके से संस्कारित चावल किया जाए तो डाइजेशन में भी फायदा होता है। मतलब हमारे पुरखों को ये सभी चीजों का ज्ञान था, और अगर उसी हिसाब से हम खाने में प्रयुक्त करेंगे तो डायबिटीज पेशेंट है वो खाने में चावल खा सकते हैं। हम उनको बोलते हैं आप हमेशा जितना पोर्शन खाते थे उससे आप खाना जो है वो खाने में कम प्रयुक्त करें, रात को चावल नहीं खाए। और ये जो चावल है, जैसे मैंने बताया कि हम अगर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, अगर हम वो जो चावल बनाते हैं उसमें अगर सब्जियों का पोर्शन ज्यादा बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। उस अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो खाने के बाद जो है जो शुगर बढ़ी हुई दिखती है, तो वो इस तरीके से पुलाव बनाएंगे तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम दिखाई देता है। तो ये हुई चावल की बात। चावल में भी हम अगर उसमें मूंग की दाल मिलाएंगे, मसूर की दाल मिलाएंगे और उसका अगर हम खाने में प्रयुक्त करेंगे
तो वो चावल रुग्ण थोड़ा पोर्शन में खा सकता है। चावल से ही जो बनती है लाही, धान की लाही, जो हम लक्ष्मी पूजन में प्रयोग करते हैं, तो धान की लाही जो बनती है, इसमें ये जो लाही है, ये जो संकल्पना है, दिस इज ऑल प्री डाइजेस्टेड फूड। तो रुग्ण अगर प्रमेह ही है, अगर रुग्ण स्थूल है, तो इसमें ये लाही का प्रयोग हम उनको बता सकते हैं। क्योंकि रुग्ण को खाने में दोपहर में अगर भूख लगती है या रुग्ण ऑफिस जाने वाला है, तो वो हमें पूछते हैं कि हम दोपहर में क्या खा सकते हैं। बाहर का वड़ा पाव तो रोज नहीं खा सकते, तो इनमें एक छोटा पोर्शन हम लाही का बता सकते हैं। ये खाने में रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार ये धान की लाई या जवारी की लाई, बाजरे की लाई, नाचने की लाई, आजकल देखा जाए तो हर एक चीज का लाही में हमें बाजार में मिलता है। ये लाई भी अगर हम संस्कारित करके उन रुग्णों को बताएंगे, मतलब हम ये जो लाई जो लज्जा आती है, अगर घी के ऊपर उसको थोड़ा सा छोंक लगा के, मतलब उसमें खाली हल्दी और थोड़ा सा हींग लगा के अगर वो लाही का हम प्रयोग करते हैं, तो वो लाही का प्रयोग हम रुग्णों को बता सकते हैं। अभी इसके बाद जो खाने में हम खाने में क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। मतलब हमारे खाने में गेहूं रहता है, जवारी की बाजरी, चावल की बाजरी, चावल की बाजरी की, जवारी की रोटी, ये सभी चीजें हमारे खाने में प्रयुक्त होती है। तो रुग्णों के मन में ऐसी आशंका रहती है कि अगर मैं खाने में रोटी कम करके अगर मैं जवारी ले लूं, तो क्या मेरी शुगर कंट्रोल में रहेगी क्या। लेकिन हम देखें तो हर एक चीज से शुगर तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन हम किस तरीके से खाएं, कितने पोर्शन में खाएं, कौन से समय में खाएं, इसके ऊपर उसका डाइजेशन निर्भर करता है और हमारी शुगर लेवल कंट्रोल होने में मदद होती है। तो अगर हम जवारी की रोटी रुग्णों को बताते हैं, जो हम भाकरी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जवारी जो है मधुर रस की रहती है। तो 1 किलो जवारी के लिए अगर हम 20 से 30 ग्राम मेथी दाना का उसमें प्रयोग करते हैं, जब हम चक्की के ऊपर आटा पिसवाने के लिए देते हैं, तो उसमें अगर हम मेथी के दाने का प्रयोग करेंगे, तो वो हमें डायबिटीज के पेशेंट को हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। डायबिटीज से नहीं, हमारे घर में हम सभी के लिए ये प्रयुक्त कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर हम गेहूं का आटा बनाते हैं, तो उसमें जिनको सोयाबीन खाने में अच्छा लगता है, तो सोयाबीन का प्रयोग कभी कभी हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन सोयाबीन का बहुत ध्यान देना जरूरी है कि सोयाबीन जब भी हम प्रयुक्त करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से सेक के हम 5 किलो अगर गेहूं पिसवाते हैं, तो उसमें आधा किलो से आप ज्यादा उसमें सोयाबीन मत डलवाइए, और उसमें एक 10 से 20 ग्राम, मतलब 3 से 4 चम्मच मेथी दाना। क्योंकि सोयाबीन उसमें डालने से कभी कभी रोटियां कड़क बनती है, ऐसे रुग्ण बताते हैं। सोयाबीन अगर अच्छा नहीं लगे, तो सोयाबीन का प्रयोग हम रुग्णों को नहीं बताएंगे। कभी कभी हम बताते हैं, लेकिन रुग्ण उसका प्रयोग करते ही है, ऐसा भी नहीं देखा जाता है। इसलिए रुग्ण की मानसिकता देख के हमें ये बताना बहुत जरूरी रहता है। तो हम इसमें जौ का आटा, वो भी हम रुग्णों को, जैसे मधुमेह नाशक दलिया, इस हिसाब से हम रुग्णों को बता सकते हैं। तो इसमें जो जौ बताया गया है आयुर्वेद में, हमने फर्स्ट ईयर में रघुवंश का जो भी हमने अभ्यास किया था, उस समय रघुवंश में राजा रघु को जौ के खाने का प्रयोग करने के लिए बताया गया था। उस राजा रघु को मतलब जंगल में जाके गौ माता की सेवा करने को बताया गया था। मतलब डायबिटीज के पेशेंट को एक्सरसाइज की उतनी जरूरत है, उनको खाने में जो उतना ही फायदेमंद होता है। तो ये जौ हम खाने में कैसा प्रयुक्त करें, उसमें अगर देखा जाए, तो अगर 2 किलो जौ ले, तो उसमें आधा किलो जो चना रहता है, जो जो छिलके वाला चना रहता है, वो छिलके वाला चना वो थोड़ा सा भून के उसमें फिर से मेथी दाना 20 से 25 ग्राम, उससे भी ज्यादा नहीं, वो हम उसमें डाल के उसका दलिया, मतलब थोड़ा मोटा आटा बनाने का रहता है। और वो मोटा आटा उसमें जितना पोर्शन चाहिए, मतलब अगर उसमें से हम 10 ग्राम अगर वो आटा लेते हैं, तो उससे रुग्णों को उसका ब्रेकफास्ट के लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो उसको पानी में कुक करके वो हम प्रयुक्त करने को बता सकते हैं। तो उस जो
जो जो दलिया रहता है इसमें हम सभी प्रकार की गाजर, फरसबी, बीन्स, फ्लावर, गोभी, ये सभी जो द्रव्य है, जो सब वेजिटेबल्स है, उसका प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। दूसरा जो मधुमेह नाशक दलिया हम उन्हें प्रयुक्त करने को बता सकते हैं, उसमें जो छिलके वाली मूंग की दाल आती है, वो छिलके वाली मूंग की दाल 500 ग्राम मतलब आधा किलो हम ले लें, उसमें 500 ग्राम बाजरा ले लें और 500 ग्राम गेहूं ले लें। इन सभी को हम भून के उसका दलिया बना लें। भूनने के अगर हम भूनने को इसलिए बताते हैं कि उसका फिर से प्री डाइजेस्टिव वो बन जाता है, मतलब खाने में वो हल्का हो जाता है। जब भी हम छोटे बच्चों को खाना देना नया शुरू करते हैं, तो हम खाना प्रयुक्त करते समय जो खाना हम बनाते हैं, जो सेरेलैक बनाते हैं, वैसे ही घर में उनको जो हम खाना स्टार्टिंग में दे देते हैं, उसमें हम बताते हैं कि खाना अच्छी तरह से चावल धो के भून के आप उसका रवा बना के बच्चों को स्टार्ट कीजिए। उसी तरह हम मधुमेह के रुग्णों को हम ये जो खाना देते हैं वो अच्छी तरह से भून के बाद में प्रयुक्त करेंगे, तो हमें वो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता दिखाई देता है। जब भी हम ये खाना आटा बना लेंगे तो उसके बाद उसमें अगर हम 50 ग्राम सफेद तिल और 20 ग्राम अजवाइन मिला दें और फिर इसमें से हम 4 बड़े चम्मच अगर वो दलिया ले लें और उसमें 300 से 400 ग्राम पानी, जैसे हम मंडा बनाते हैं, पेया बनाते हैं, उस हिसाब से उसमें पानी हम डाल के उसका अच्छी तरह से दलिया बना सकते हैं। अब उसको ऊपर से छोंक लगा सकते हैं, घी का तड़का लगा सकते हैं, हरी मिर्च धनिया डाल सकते हैं, मौसमी सब्जियां जो आती है वो उसमें हम डाल सकते हैं। इससे रुग्णों को टेस्ट भी आती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी तरह से बनती है। हम देखते हैं कि बेसन की जो रोटी आती है, उत्तर प्रदेश में जहाँ देखा जाता है वहाँ सत्तू का प्रयोग बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें चने का आटा उसका भी प्रयोग वो करते हैं। तो अगर हम बेसन की रोटी रुग्णों को बताते हैं और उसको अगर अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार अगर बेसन की रोटी बनाने को बोलते हैं, उसमें हम जैसे है टमाटो ऑमलेट, हम अगर ऑमलेट बनाते हैं तो उस हिसाब से, या जो घावन बोलते हैं, जो मधु बेसन की रोटी हम बनाएंगे उसमें टमाटर डालिए, प्याज डालिए, लहसुन डालिए। तो जिन रुग्णों को पॉलीयूरिया की कंप्लेंट रहती है, इसमें इसका फायदा दिखाई देता है। मतलब जो चना रहता है वो पॉलीयूरिया में मूत्र जो अधिक मात्रा में आता है उसका संग्रहण करने में फायदा दिखाई देता है। तो अगर हम पॉलीयूरिया है तो भुने हुए चने अगर रुग्ण को हम खाने को बताते हैं और ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खाएं, ये अगर खाएं तो हम इस रुग्ण की जो रक्त मूत्रता है उसमें फायदा दिखाई देता है। इसमें देखना बहुत जरूरी है कि हम जब भी ड्राई चना खाने को बोलते हैं उसके ऊपर पानी नहीं पीना है, 15 से 20 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। यही प्रयोग में रुग्णों को जिनको वारंवार कफ की प्रवृत्ति होती है, उस रुग्ण को मैं ये ड्राई चना खाने को बहुत बार बोलती हूँ और उसका फायदा भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। अगर हम देखा जाए तो हम बताते हैं कि हम खाने में कौन सा तेल प्रयुक्त करें जिससे हमें फायदा हो जाए। तो सरसों का तेल जो है, वो सरसों के तेल से हम रुग्णों को शुगर कंट्रोल में फायदा दिखाई देता है। अगर खाने में रोज सरसों का तेल हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं तो आप अल्टरनेट डे यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल में जब हम खाना बनाते हैं तो जब भी हम छोंक लगाते हैं उस समय उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, लेकिन जब भी खाना बन जाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब अगर बनाते नहीं हो तो जरूर बना के देखिए, खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमारे एक मित्र है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप डॉक्टर आयुर्वेदिक हो तो आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। वो कलकत्ता में रहने वाले हैं, तो वहां हम उन्होंने बताया कि हम सरसों के तेल में जो बैंगन आता है, छोटा छोटा बैंगन, जो कांटे वाला बैंगन, वो अगर 2 या 3 बैंगन छोटे वाले सरसों के तेल में भूने
उसमें उन्होंने बताया था कि वो लंबाई में काट ले, जैसे हम सलाद में लंबे लंबे काटते हैं। और वो सरसों के तेल में अगर वो बैंगन भून के ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक अगर हम डालते हैं और वो हम ऐसा ही खा लेते हैं सब खाने से पहले 10 मिनट पहले, तो उससे जो फास्टिंग शुगर जो है, जो बॉर्डर लेवल पे आई है, उसमें फायदा होता है। तो ये मैंने करके देखा और उसमें ये फायदा होता अच्छी तरह से दिखाई देता है। मतलब हम खाने में अगर रुग्णों को बोलेंगे कि आप बैंगन जो है, रुग्ण बैंगन बोला तो उनका बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो हम रुग्णों को खाने में बैंगन बता सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा जो सब्जियां हैं उसके ऊपर अगर हम देखा जाए, तो जैसे मैंने बैंगन बोला तो हमें बिल्कुल मालूम है कि हम करेला यूज करते हैं, शलगम यूज करते हैं, मेथी यूज करते हैं। हर एक चीज जो सलाद के जिसमें ज्यादा रफेज मिलता है, वो हर चीज हम डायबिटीज पेशेंट को बता सकते हैं। तो करेले में जो है वो छोटा वाला जो करेला है वो ज्यादा फायदेमंद दिखाई देता है। उसमें भी अगर कच्चा करेला प्रयुक्त करें तो वो ज्यादा फायदा देने वाला होता है। उसमें हम देखें तो जो करेला हम लेते हैं उसमें सफेद करेला और ग्रीन करेला, तो हरा करेला जो है छोटा वाला है, वो डायबिटीज पेशेंट को हम बताएंगे तो ज्यादा गुणकारी दिखाई देता है। अगर करेले की बात करें तो उसमें विटामिन ए है, विटामिन B1 है, B2 है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में रहता है और इस करेले में पैनक्रियाज को उत्तेजित करके इंसुलिन की मात्रा ज्यादा प्रयुक्त करने का उसमें गुण रहता है। तो करेला जो है इंसुलिन का स्राव बढ़ाता है, तो हम उसमें करेला बिल्कुल बता सकते हैं। और करेला की सब्जी जो है हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। उसको रोस्ट करके, उसका खाली करेला जैसे हम बैंगन रोस्ट करते हैं उसी तरह से आप करेले को गैस के ऊपर रोस्ट करके उसके अंदर का बीज निकालने का, और करेले को रोस्ट करके उसको अगर हम उसका थोड़ा सा दही मिला के और उसमें नमक मिला के और थोड़ा सा हरी मिर्ची, उसका भी बहुत ही अच्छा भरते के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। आप करके देखिए, एक करेला भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो करेला है उसका हम जो सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर अगर बीज जो रहते हैं वो अगर कोयले बीज है तो उसका भी हम सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं। अभी आज बात आती है मेथी की। मेथी की सब्जी जब भी हम बनाते हैं तो मेथी की सब्जी अगर हम काट के बनाएंगे, उसके वजह उसके अलावा अगर हम मेथी की सब्जी हाथ से खाली तोड़ के अगर वो बनाते हैं तो ज्यादा कड़वी बनती नहीं है, लेकिन उसके गुण जो है वो इतने ही हमें मिलते हैं। मतलब अगर हमें बच्चों को मेथी की सब्जी खिलाने की है तो मेथी धोने के बाद उसके पत्ते अगर हाथ से खाली तोड़ दे तो वो मेथी है हम खाने में बहुत अच्छी तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आते हैं जो मेथी मेथी दाना जो है, जैसे हमने बताया कि मॉर्निंग में हम क्या क्या चीजें रुग्ण को बता सकते हैं, तो मैं रात को अगर 15 से 20 मेथी दाना पानी में भिगो के रखे, आधा ग्लास पानी में, और वो अगर हम सवेरे खाने मतलब एज ए जूस, वो जो ऊपर का पानी आता है वो हम पीने में प्रयुक्त करें तो उससे शुगर लेवल कम होने में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। ये जो मेथी है, अभी जो सीजन विंटर सीजन है, तो मेथी को अच्छी तरह से अंकुरित करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मेथी को अच्छी तरह से अंकुरित करके वो हम उसको, जो तुअर की दाल आती है उसकी मेथी और तुअर की दाल, उसका जो हम दाल तड़का जैसे बनाते हैं उसी तरह हम उसको मराठी में दाल मेथी से वरण ऐसा कहते हैं। तो उसका भी डायबिटीज पेशेंट में बहुत ही अच्छा फायदा दिखाई देता है। ये जो मेथी है हम जो देखते हैं खाने में, हमारी जो सब्जियां रहती है जो मीठी रहती है, जैसे लाल वाला भोपला है, तो हम बहुत ही ध्यान से हमारे रोज के आहार में, हमारे हाथ में किचन रहता है, तो मेथी दाना 2 से 3 हर एक छोक में अगर हम डालते हैं तो उससे जो सब्जी का जो मीठापन है वो कम होता है। मीठापन कम होता है इन द सेंस उसके डाइजेशन में उसका बहुत ही अच्छी तरह से फायदा दिखाई देता है। तो ये मेथी दाने का जो प्रयोग है हम उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम देखें तो जो बीन्स वाली सब्जियां है, जो रेशे वाली है, जो
जो वेल वर्ग की सब्जियां हैं वो हम सभी सब्जियां डायबिटीज में अच्छी तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं। उसमें जो चौले की सब्जी है, बीन्स की सब्जी है, जिसको शिराली बोलते हैं, दोड़की बोलते हैं, ये सभी चीजों में जो जल की मात्रा है अधिक रहती है, लेकिन उसमें कैलोरी कंटेंट वाइज देखा जाए तो वो कैलोरीज कम रहती है। तो ये सब्जी हम जब भी बनाते हैं तो छोंक लगाने के बाद वो उसके बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े बना के उसकी सब्जी बनाए, और उसमें जो पानी रहता है जो बोलते हैं उसी के ऊपर से पानी मत डाल के ढक्कन रख के वही जो छुटने वाला पानी है उसमें अगर सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बना रहता है और उसका फायदा भी हमें मिलता है। जो हम देखा जाए नवलकुल की सब्जी जो है वो भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डायबिटीज पेशेंट को बता सकते हैं। इसमें एक बात आती है, डायबिटीज मतलब जो कंद वर्ग है उसमें बीट जो आता है, तो बीट के ऊपर जो पत्तियां आती है, हम बाजार में अगर जाते हैं तो खाली जो कंद रहता है वो कंद हम खाने में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन बीट के ऊपर जो पत्तियां रहती है वो पत्तियां अगर हम मंडी में गए तो सब्जी वाले को कहना कि ये ऊपर वाली जो कोली वाली बहुत ही अच्छी वाली पत्तियां हमें दे दो, और वो जो ऊपर वाली पत्ती है उसका अगर हम सब्जी बनाते हैं तो वो सब्जी हमें बहुत फायदा करती है, उसमें आयरन कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है। और नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट, हम घर में सभी को एक सब्जी हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर बना सकते हैं। यही जो ऊपर वाला जो पत्ते है उसका थोड़ा सा जो कोला सब्जी है उसका थोड़ा सा कट करके हम सलाद के ऊपर भी ड्रेसिंग के रूप से डायबिटिक पेशेंट को लेने को बता सकते हैं। मतलब कोई भी चीज व्यर्थ नहीं रहती है, खाली उस वो विजन रहना जरूरी है कि हम खाने में क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे हम बाजार में देखते हैं कोई के लोग मूली के जो ऊपर के पत्ते आते हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन मूली की जो सब्जी जो रहती है तो ऊपर के हरे वाले सब्जी की पत्ती जो है वो डायबिटीज पेशेंट को फायदा करती है। उसी हिसाब से जो पत्तों की बात आ गई तो सहीजन जो है, सहीजन के पत्ते जो है बहुत ही कड़वे रहते हैं, तो उसकी सब्जी जो पत्तों की सब्जी है वो हम डायबिटीज पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो वो सहीजन के जो पत्ते हैं उसको हम पानी में उबाल के ऊपर का पहला वाला थोड़ा कड़वा जो पानी है वो फेंक देना है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा रहता है। और अगर वो वैसे ही सब्जी अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो कभी कभी पित्त बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो ये जो सहीजन की सब्जी है उसमें हम जो बाल आते हैं तो उसमें भी हम अलग अलग सब्जियां 2-3 मिक्स करके उसकी सब्जी अगर बनाए तो वो फायदा बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स, तो हमारे जो दादी है या हम भी है कोई भी सब्जी अगर बनाए तो उसमें अगर थोड़ा बेसन का आटा लगाए तो वो सब्जी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसमें प्रयुक्त होती है और वो सब्जी खाने में टेस्ट भी लाती है, और हमें जो शुगर कंट्रोल करना है उसमें फायदा होता है। हम महाराष्ट्र में जो सहीजन की सब्जी आती है उसमें हम भाजनी का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरी दादी जो थी वो हमेशा इस सब्जी में भाजनी जो थाली पीठ की भाजनी आती है वो ऊपर से थोड़ा सा लगा के उसकी सब्जी बनाती थी। मैं बीच में बताना भूल गई, जो थाली पीठ की भाजनी जो हम मिक्स आटा देख रहे थे तो उसमें हम जो थाली पीठ की जो भाजनी है वो पूरा हम जो खाने में लेते हैं उसमें जवारी रहता है, चना रहता है, उसमें हम बाजरी, जवारी, धना, जीरा, ये सब हम उसके डाल के उसको भून के अच्छी तरह से उसका पाउडर बना के हम थाली पीठ के रूप में उसको हम पेशेंट को खाने में ब्रेकफास्ट में बता सकते हैं, दोपहर के खाने में बता सकते हैं, या तो अगर रात के खाने में भी हम उसको बता सकते हैं। उसमें आप मेथी के पत्ते डालिए, उसमें कांदा डालिए, उसमें गाजर डालिए, उससे रुग्ण का पेट भी भरता है, जी भी भरता है। तो खाने में थाली पीठ ये जो चीज है ये बिल्कुल आरोग्यदायी रेसिपी है। इसमें अगर हम देखा जाए तो ये सभी वृक्ष धान्य है, हम उसको भूनते हैं तो उसके ऊपर घी या जो मक्खन है वो लेना बहुत जरूरी है। हम रुग्ण को कभी भी उसका मतलब ऑयल बंद करो, घी बंद करो, ये हम कभी भी नहीं बताते। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर की खासियत है कि रुग्ण के प्रकृति के हिसाब से और रुग्ण के जीवा के टेस्ट के हिसाब से और रुग्ण को वो चीज
आफ्टर डाइजेशन कितना फायदा हो जाएगा, इस हिसाब से खाने में घी लेना, ऑयल लेना बहुत ही जरूरी है। तो उसके ऊपर अगर मक्खन ले, उसके ऊपर घी ले, तो वो बहुत फायदा किया दिखाई देता है। हम 10 ही मिनट रह गए, मैं थोड़ा सा आपको फलों के बारे में बता देती हूँ कि हम देखते हैं जो फल वर्ग है, तो हर एक रुग्ण को बहुत ही चिंता रहती है कि मैं खाने में कौन से फल प्रयुक्त करूं, मैं कौन सा फल अवॉइड करूं। तो जिस फलों का हम देखते हैं बहुत ही मीठा है, मतलब जैसे कि आम है, केला है, ये चीज आपको रुग्ण को बताना है कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अगर आम का सीजन है तो आप बिल्कुल एक पोर्शन या 2 पोर्शन आम उनको आम खाने में बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मानसिकता का ध्यान दे, अगर आपको आम खाना है थोड़ा सा आम ले ले, लेकिन उस समय आप ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। आपको चीकू है, डायरेक्ट चीकू खाना है, तो आप उस समय ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा पाव या आधा चीकू ले ले, ज्यादा वॉकिंग कर ले, आप चीकू का आनंद ले सकते हैं। हम जामुन के बारे में देखें, हमें पता है कि हम जामुन का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डायबिटिक पेशेंट में करते हैं। 1-2 मिनट आपको एक कहानी बताती हूँ। हम सब कहानी प्रिय लोग रहते हैं। तो ये जो कहानी ऐसी है कि शिव और पार्वती एक बार चिंतित हो गए, तो भगवान गणेश जी को डायबिटीज हो गया। तो उनको खाने में हम क्या दे, कौन सा काढ़ा दे, बेल का पत्ता दे, क्या दे कि जिससे उनकी शुगर है कंट्रोल में आ जाए। तो उन्होंने बताया कि इनको क्या दे। तो एक ऋषि ने बताया कि इनको जामुन का प्रयोग करें। तो जामुन तो मीठे रहते हैं, और भगवान गणेश जी ने वो जामुन बहुत ही चाव से खा लिए, और उनका शुगर, डायबिट जो शुगर था वो कंट्रोल में आ गया। मतलब इस जो कथा है उसका तथ्य ध्यान में रखें कि हम जामुन खा सकते हैं, और जामुन जो हम खाते हैं और जामुन की बीज जो आता है, गुठली आती है, वो फेंक देते हैं। लेकिन वो बिल्कुल उसका संग्रह करें, और जैसे मैंने बताया कि हम उसकी जो गिरी होती है, वो आम के गिरी के साथ, जामुन की गिरी के साथ हम उसका गुठली का प्रयोग रोज के खाने में बिल्कुल थोड़ा सा करें। जो आम की गुठली आती है उसका पाउडर बना के हम रोज के आटे में भी मिला दें, तो समृद्धि के पेशेंट, इंडाइजेशन के पेशेंट, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से फायदा दिखाई देता है। तो जो पेरू है, अगर हम पेरू जो है, हम जब भी देखते हैं कि पक्व फल और कच्चा फल, तो जो पेरू है वो अगर पूरा पक्का नहीं है लेकिन कच्चा भी नहीं है, ऐसा पेरू अगर खाने में हम रुग्णों को बताते हैं, तो उससे भी शुगर डायबिटीज पेशेंट को वो ले सकते हैं। जो सेब है वो रुग्ण सेब का प्रयोग कर सकता है। जो पपीता है, पपीता का प्रयोग रुग्ण कर सकता है। जो अनार है, अनार का भी प्रयोग छोटी मात्रा में रुग्ण कर सकता है। सेब का जो प्रयोग है, अगर नक्त मूत्रता होती है तो सेब का प्रयोग अच्छा दिखाई देता है। हम देखें तो ये जो फल है, हम रुग्ण को मॉर्निंग टाइम में प्रयुक्त करने को बोले तो रुग्ण वो ले सकते हैं। मतलब हम फल रात को लेने को कभी भी नहीं बताते हैं। तो ये जो चीज है हम मॉर्निंग में लेने को बताएंगे। बीच में जो भी बेल पत्ता की बात आ गई, तो जो चाय है, कषाय है, तो दोपहर का अगर चाय है तो मैं बेलपत्र का कषाय का हमेशा प्रयोग करती हूँ। तो जो पॉलीयूरिया है और रात्रि की जो मूत्र प्रवृत्ति है, उसमें बेलपत्र का बहुत अच्छा प्रयोग दिखाई देता है। तो हम रुग्णों को बताएंगे आपको दोपहर का अगर चाय लेना है तो आप 8 से 10 बेल के पत्र जो है वो आप पानी में उबाल के उसको चाय जैसा बना के आप उसमें ले लो, तो उसमें उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और जो रुग्ण को बारंबार चाय पीने की आदत है वो भी छूट जाती है। तो हम बेल पत्र जो है उसका प्रयोग डायबिटीज पेशेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर देखा जाए तो समरी के हिसाब से जो अंकुरित दालें हैं, जैसे मैंने मेथी दाना अंकुरित बताया, उस तरह हम अंकुरित दालों का प्रयोग कर सकते हैं। जो छिलके वाली दालें हैं उसका अगर हम खाने में प्रयोग करें तो वो डायबिटीज पेशेंट को फायदा होता है। हम खाने में अगर सत्तू ले, बाजरा ले, हम उसका प्रयोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। हम
खाने में क्या नहीं खाए, तो जो आलू है, चावल है, लेकिन आलू जो है हम कभी कभार ले सकते हैं। आलू है वो अगर आपको खाने में प्रयुक्त करना है तो उसको बॉईल कीजिए या तो रोस्ट कीजिए, तो वो खाने में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसा हम होलिका, जब भी होलिका में हम अगर कभी देखा जाए गांव में जो पोपटी बनते हैं, जो सेकोटी बनाते हैं, उसमें ये प्याज, ये आलू, ये सब चीजें डाल के वो रोस्ट करके खाते हैं। तो अगर आलू थोड़ा सा रोस्ट करके अगर खाना है तो आप खाने में ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम खाने में बिल्कुल प्रयुक्त कर सकते हैं। और एक 2 ही मिनट में बताती हूँ कि हम हर एक के मन में रहता है कि मैं खाना कितने बार प्रयुक्त करूं, मैं खाना कितने बार खाऊं। तो अगर रुग्ण यंग है तो वो खाने में 2 बार ही खाना खा सकता है, लेकिन अगर वर्किंग है, उसको भूख लगती है, तो भूख के हिसाब से वो थोड़ा सा पोर्शन बीच में ले सकता है। और रुग्ण अगर सीनियर है तो उसको जो खाना खाता है वो ही अगर वो डिवाइडेड पोर्शन में ले ले तो हम रुग्ण वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट करे, उसका ब्लड लेवल है वो मेंटेन रहने में फायदा हो जाए। और अगर देखा जाए रात का खाना जो है सूर्यास्त के पहले अगर रुग्णों को बताया जाता है तो उससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल लेने में बहुत ही अच्छी तरह से फायदा दिखाई देता है। मुझे लगता है मैंने बताने की कोशिश की और मैडम ने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं मैडम की बहुत ही आभारी हूँ। क्या मैं रुक सकती हूँ मैडम? यस मैडम, बहुत 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 धन्यवाद मैडम। आपने इतने सारे पदार्थ बताए कि जो कि हम रुग्ण के लिए बहुत अच्छे से अभी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बार यही प्रॉब्लम आता है कि अभी हम सिर्फ एक दो चार चीज़ें ही बता पाते हैं, लेकिन आपने अलग अलग, जैसे भरीत का एक अलग सा ही हमें बताया, या जो पत्ते होते बीट के उसकी सब्जी बताई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पदार्थ आपने बताए हैं। लेकिन और एक मेरे मन में एक सवाल था कि नॉनवेज के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकती है? हाँ, अगर नॉनवेज की बात की जाए तो हम हमेशा जैसे बताते हैं कि नॉनवेज जो है रुग्ण ले सकता है, लेकिन उसका जो पोर्शन है वो पोर्शन कम ले। उसमें जो बासी है, मतलब नॉनवेज तो बासी खाना ही नहीं चाहिए। रुग्ण अगर डायबिटिक है तो उसमें वो नॉनवेज है वो मॉर्निंग में ही लेना जरूरी है। और वो रात सवेरे का बनाया हुआ नॉनवेज भी उसको रात में उसको वर्ज्य करना चाहिए। दूसरे दिन तो खाना ही नहीं है, लेकिन वो छोटा पोर्शन में ले सकते हैं। लेकिन जैसे बताया कि अगर आपको खाने में नॉनवेज लेना है तो उससे आप आपका जो थाली है उसका आप पोर्शन मेजरमेंट कर लीजिए, उस हिसाब से बाकी का खाना कम कीजिए। उस टाइम आप खाने में चावल नहीं ले। अगर 2 रोटी खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 रोटी ही ले ले और आप एक्सरसाइज कर ले तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत क्योंकि सुनने धन्यवाद। में 1 घंटे में थोड़ा फास्ट हो गया मुझे पता है, लेकिन मैंने कोशिश तो की। नहीं, आपने बहुत बहुत सारे पदार्थ बताए हैं। यहाँ पर और भी शायद एक दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न और है, मैम, इट इज़ सेड इन ग्रंथ लीफी वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉइल्ड, रिमूव इट्स वाटर, देन यूज इट टू मेक वेजिटेबल, हैज़ दैट हैज़ टू बी डन एवरी टाइम। तो आपने जैसे अभी बराबर बताया तो वही प्रश्न है यहाँ पर, बराबर बराबर करेक्ट है, बराबर है। यानी कि हर एक सब्जी का पानी निकालना है और फिर उसकी सब्जी बनानी है। हाँ, जैसे हम बताते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ही कोली सब्जी है, अगर मूली की सब्जी बनानी है, वो बहुत ही कोला सब्जी है, तो हम वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उसके ऊपर ढक के उसमें जो जो घटक द्रव्य है वो बाहर खुला रख के अगर कुकिंग करते हैं तो वो निकल जाते हैं। अगर कोला है तो हम वो बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा कड़वी सब्जी है तो उसको पानी बॉईल करके निकाल देना ही बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक मिनट, और एक सवाल है। हॅलो हाँ हाँ। मॅम, दिस इज आर्या कडूस. मला विचारायचं होतं की लोक चहामध्ये साखरेच्या ऐवजी जे स्टिविया शुगर फ्री वापरतात, तर ते वापरून जर लोक चहा पित असतील दिवसातनं 1 कप तरी, तर ते चालू शकतं का म्हणजे? कसं है ना, अपन हम जो स्टीविया बताते हैं, जो स्वीटनर जो आते हैं,
अगर हम स्वीटनर्स की बात करें तो जो नेचुरल स्टीविया है वो हम 1 ड्रॉप अगर डालें तो वो चल सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उससे आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस या बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और हम रुग्णों को बताते हैं कि आप उसमें 1 गोली ले लो, 2 गोली ले लो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे रुग्ण देखे कि वो अगर उनको क्रेविंग हो गया, उनको शुगर खाने की तलफ आ गई, तो वो मुंह में वो स्वीटनर की गोलियां ऐसे ही डालते रहते हैं। तो रुग्णों को स्ट्रिक्टली आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं बताना है, ये भी मेरा रहना भूल गया। लेकिन जो नेचुरल स्टीविया है वो उसके पत्ते भी अगर वो प्रयुक्त करे, मतलब आजकल ऑर्गेनिक और नेचुरल स्टीविया मिलता है, उसका हम प्रयोग करें तो चल सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड, मतलब वो ध्यान देके वो यूज कर सकता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। हॅलो. और किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो प्लीज हॅलो. पूछिए। एक बोला बोला हाँ. मॅडम. मॅडम ॲलोवेराची चटणीचं तुम्ही जे सांगितलं ती प्रोसेस परत सांगाल का मॅडम? म्हणजे ते जो तुकडे मैंने वाळ- एलोवेरा हं. एलोवेरा जो रहता है उसको अच्छी तरह से धो के हम अगर देखते हैं तो उस एलोवेरा का जब भी पत्ता हम कट करते हैं तो उसके नीचे जो येलो कलर का निर्यास निकलता है वो हमें निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो एलोवेरा कट करके वो नीचे का निर्यास आप अच्छी तरह से कपड़े को सुखा के पोंछ लेना जरूरी है। उसके साइड में जो कांटे रहते हैं उसको कांटे को निकालना जरूरी है। उसके बाद जो हम उसको फिर से कपड़ों से सुखा लेना, बाद में उसके ऊपर टुकड़े बना के उसमें नमक डालना और वो फिर 1 दिन नमक डाल के उसको रख देना। जैसे हम कैरी का अचार बनाते हैं और उसमें नमक डाल के हल्दी डाल के हम उसको 1 दिन छोड़ते हैं, उसमें जो पानी आता है जैसे कैरी का खट्टापन है वो निकल जाता है। उसी तरह एलोवेरा में नमक डाल के उसमें जो चीज हमें जरूरी नहीं है वो निकल जाती है और बाद में हम उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के उसमें अचार का मसाला प्रयुक्त करें, नमक डालें। नमक उसके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि पहले ही हमने थोड़ा नमक डाला हुआ रहता है, और ऊपर के छोक बना के उसका अचार या चटनी जैसे बना के रख सकते हैं। ओके मॅडम. आणि ते लिंबू पण घालता येते का त्याच्यामध्ये? हो, उसके ऊपर हम नींबू निचोड़ के उसको और टेस्टी बना सकते हैं। ये जो नींबू है, सेंधा नमक है, वो हम हर एक चटनी में, हर एक अचार में उसका जो टेस्ट है और उसके जो गुण है वो एनहांस करने के लिए और एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब एक ही चीज अगर हम उसमें प्रयुक्त करते हैं तो उसके ये तीनों चारों फायदे हमें मिलते हैं। आणि मॅडम सरसोचं ऑइल म्हणजे पित्तप्रकृतीच्या व्यक्तीमध्ये वापरू शकतो का? कारण थोडं उष्ण राहील ते. कळलं नाही, सरसोचं तेल काय? पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीमध्ये म्हणजे काय म्हटलं कि ये तो बिल्कुल हमें देखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं, अगर हम घर में अलग अलग तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर अभी जो ठंडी का सीजन है, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया था, मतलब घर में डायबिटीज पेशेंट तो कोई नहीं, लेकिन अलग अलग टाइप के ऑयल्स के क्या क्या गुणधर्म है ये देखते हुए सरसों के तेल ये विंटर सीजन में हम यूज कर सकते हैं। और आपको अगर सरसों का तेल जो है उसका, उसमें एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सरसों का तेल जो है बहुत जल्दी गर्म होता है और उसमें छोंक लगाते वक्त वो सरसों का ही तेल है तो उसमें छोंक में सरसों नहीं डालना है। मतलब ये छोटी छोटी चीज हम अगर ध्यान से अगर उसमें प्रयुक्त करेंगे तो उसमें पित्त नहीं बढ़ेगा। और सरसों के तेल में अगर हम जो खाने में प्रयुक्त करते हैं, अगर आप इफ यू आर यूजिंग तिल ऑयल या तो ग्राउंडनट ऑयल, तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन उसका मिक्स करके वो हम दोनों प्रयुक्त कर सकते हैं। मैडम, तक्र के बारे में आप कुछ बता सकती हो? सिद्ध तक्र या तक्र में बनाई हुई कुछ सब्जी, या जैसे सातू है, यव है, तो उसका भी जैसे आपने दादी का उल्लेख किया तो वैसे हमारे घर में भी उसका तक्र के साथ प्रयोग होता था, तो ऐसा आप अगर कुछ बता सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मायाळूला काय म्हणतात मॅडम, जो सब्जी आती है ग्रीन वेजिटेबल, मायाळूच माहिती मला. या तो जो पालक रहता है, तो आजकल बच्चों को अगर देखा जाए तो पालक पनीर ये एक ही सब्जी उनको पसंद है और अगर होटल में गए तो वही सब्जी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें अगर हम तक्र का प्रयोग करें तो उसके गुण भी बढ़ते हैं और उससे डायबिटिक पेशेंट में भी फायदा होता है। तो मायाळू की सब्जी अगर हम थोड़ा सा
मायोलू की सब्जी जो आती है उसका पानी फेंकना जरूरी नहीं रहता है, उसको छोटा छोटा कट करके छोंक लगा के मायोलू की सब्जी या पालक की सब्जी है वो हम कुक करके उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें जो सींग दाना आता है उसका पाउडर बना के हम उसमें मिक्स करके बाद में हम उसमें अगर तकर डाल के उसकी सब्जी बनाते हैं तो वो भी अच्छी टेस्टी और हेल्दी बनती है। इसमें अगर हम जो तक्र बनाते हैं वो जो मक्खन के नीचे का तक्र है जे लोण्याचं ताक म्हणतो, अगर वो हम उसमें डालते हैं तो वो भी फायदा करता है। अभी जो मैडम ने तक्र की बात कही, संस्कारित तक्र, तो तक्र में हम अगर घी और जीरा हींग इसका संस्कार ऊपर से करें, उसके छोंक लगाए तो भी हर एक रुग्ण को वो फायदा करता है। और एक बात अभी याद है कि हम मराठी में उकड़ बोलते हैं, तो यही तक्र में अगर हम छोंक में तक्र डाल के आप उसमें जवारी की बाजरी के हर एक चीज की उकड़ जैसा बना सकते हैं तो वो उसमें टेस्ट भी और हेल्थ भी ये हम बिल्कुल बना सकते हैं। आपने जैसे अभी ये उकड़ का जिक्र किया तो मैं और एक ऐड करना चाहूँगी कि उकड़ जो हम बनाते हैं तक्र में चावल की उसके आटे का, तो उसमें लहसुन भी आती है, कड़ी पत्ता भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल और इसके करेक्ट साथ करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो इसके साथ वो टेस्टी भी होता है और तक्र भी उसमें होता है। लेकिन और एक बात उसमें होती है कि ऊपर से कच्चा तेल जो होता है हमारे घर में जो होता है वो डालने की एक परंपरा है। करेक्ट करेक्ट कोकण में स्पेशली करेक्ट ये बहुत बनता है ये जो पदार्थ है वो। और जब हम चावल की बात करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब बढ़ता है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए कच्चा तेल या तूप इसका जो प्रयोग होता है, इसीलिए वरण भात तूप ऐसा जो पहले ही खाने से पहले जो पहले से एक पारंपरिक जो खाद्य होता है कोकण में हमारे यहाँ ऐसे ही खाना पहले दिया जाता था कि पहली स्टार्ट विथ वरण भात और तूप नींबू, इस तरीके से ये खाना दिया जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए अभी जैसे कि लोगों को लगता है कि हमें ऑयल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, लेकिन ये जो उकड़ जो स्पेशली है तो उसमें ऊपर से कच्चा तेल डालकर खाया जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए ये कच्चा तेल या घी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैडम और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। हाँ जी। हाँ, और एक क्वेश्चन है, कुसुम शर्मा जी पूछना चाह रही है कि प्रेग्नेंट वुमन में डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है तो उसमें आप क्या कर सकती है, हम क्या दे सकते हैं हेलो रादर? हेलो, हाँ मैडम, और एक क्वेश्चन है, कुसुम शर्मा जी पूछना चाह रही है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सी मैंने खाना बताया प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज हो तो हम जैसे बताते हैं कि प्रेगनेंसी में उस स्त्री ने खाने का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जरूरी है। तो ये जो अभी चीजें बताई वो रुग्ण प्रकृति के हिसाब से हम बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसमें उसको जो खाना है वो 2 बार बिल्कुल हम बता नहीं सकते। उसके जिस समय उसको भूख लगती है उस समय ये खाने में ये चीजें बिल्कुल वो प्रयुक्त कर सकती है। और एक प्रश्न है, जैगर इज रिकमेंडेड देन शुगर और खड़ी साखर टू पेशेंट? इसमें जो मैं जैसे बताया कि अगर आप शुगर खाओ या जैगरी खाओ आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने ही वाला है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम अगर जैगरी प्रयुक्त करते हैं तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के हम जैगरी का प्रयोग कर सकते। हॅलो मॅम, दूध आणि दही योग्य मात्रेत कोणत्या काळात घेतलं गेलं पाहिजे? म्हणजे जर त्यांना घ्यायचंच आहे दही वगैरे कोशिंबीर वगैरे असं तर. हॅलो, हाँ दूध आणि दह्याचं प्रमाण आहे ज्या लोकांना जर सवयच असेल तर कोणत्या योग्य काळात घेतलं पाहिजे दिवसातलं दही आणि दूध डायबिटीज मध्ये? दही तो हम बिल्कुल दही मतलब प्रयुक्त रोज तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर दूध लेना है तो हम उनको सवेरे के समय वो गर्म करके और संस्कारित करके उसमें हल्दी डाले, शुंठी डाले, केसर डाले, ये जो कड़वी चीज है वो अगर डाल के रुग्णों को बताते हैं और वो भी अगर
गाय का दूध हम प्रिफर करेंगे, आजकल एटो दूध सब जगह मिलता है, तो वो गर्भिणी स्त्री को भी हम बिल्कुल बता सकते हैं, थैंक यू। लेकिन फिर उसको संस्कारित करके ही दे दे। बहुत 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 धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छे से इतने सारे पदार्थ बताए कि अभी हमें पेशेंट को बताने के लिए बहुत सारे ऑप्शन्स अवेलेबल है, तो बहुत ही धन्यवाद। शायद हॅलो मॅडम, हां एक लास्ट विचारायचं होतं. हां ते मॅडम म्हणाले की आंब्याची कोयचं गज ही पावडर आणि ह्याची जांभळाची, तर ते इन द मार्केट जे अवेलेबल राहते म्हणजे जांभूळ हिचं हे पावडर किंवा हे ते त्याचं वापरता येतंय का ते चहाच्या ऐवजी जे करायला सांगितले मॅडम काढ्यासारखं, की आमची हाँ, पावडर हम ती सेमच, आमची पावडर ती सेमच राहते का वेगळी राहते? नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, आमचूर हाँ. पाउडर अलग है। आमचूर पाउडर जो है वो कच्चा आम जो है उसकी पाउडर आती है, और जो मैंने आम की गुठली बताई, गुठलीचे मतलब पावडर, मराठीमध्ये आंब्याची कोय म्हणतात, मग ती आपल्याला तो स्वतःला मिळायला. हम तो बना सकते हैं, या बाजार में भी आम की गुठलियों का चूर्ण इस हिसाब से आप अगर ढूंढे तो मिल सकता है। लेकिन जब भी हम बताते हैं कि आम का सीजन आता है, तो कोई भी चीज आप फेंकने से पहले जरूर उसके ऊपर विचार कीजिए। तो जो आम की गुठली आती है, तो आम की गुठली भी अच्छी तरह से आप उसको संभाल के रख सकते हैं, और वो आम की गुठली जो है ऊपर का सुखाने के बाद जो पोर्शन आता है, आम की गुठली आती है, उसको हथौड़े से फोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही कठिन रहता है, और उसके अंदर जो बीज रहता है वो बहुत ही कड़वा कशेला रहता है। तो उसको अगर आप पानी में बॉईल करके सुखा के उसका पाउडर बना के प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये घर में भी आप बिल्कुल बना सकते हैं। और रोज के खाने में अगर आप थोड़ा सा पाव चम्मच या उससे भी कम अगर दे दे, तो वो अपना आरोग्य सुधारने में वो फायदा हो सकता है। आणि जांभळाचं बीच पण तसंच करायचं का? कसं का त्याचं पण भेटते पावडर म्हणजे मार्केटमध्ये? जामुन बीज के तो बाहर बिल्कुल मिलता है बाजार में। ओके. मैडम, और Thank एक you. बहुत अच्छा प्रश्न आया है, क्योंकि पेशेंट को ब्रेकफास्ट में बहुत बार इडली डोसा ऐसे पदार्थ जो है फर्मेंटेड फूड है वो खाने की आदत होती है, तो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, प्लीज़ एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड के बारे में अगर हम देखा जाए, तो अगर हम घर में इडली बनाते हैं, तो फर्मेंटेड फूड में विटामिन B1, B12 ये अच्छी तरह से उसमें निर्माण होता है। तो फर्मेंटेड फूड में अगर हम घर में बनाते हैं, तो आप घर में इडली या डोसा बना सकते हो, लेकिन उसको आप बनाया और फ्रिज में रख दिया और 8 दिन वही आटा आपने चलाया, तो आप टोटली मेरी तरफ से ना। लेकिन अगर आप फ्रेश आटा बनाते हो तो यू कैन यूज इट, और वो 8 दिन में 10 दिन में एक आध बार आप खा सकते हो। लेकिन अगर रुग्ण डायबिटिक है, तो अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि हम अगर कॉम्प्लेक्स वो फूड बनाते हैं, तो आप अगर उसको इडली बनाते हैं, तो वही इडली आप उसमें गाजर डालिए, बीन्स डालिए, मटर डालिए, तो वो इडली जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, और वो खाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ। और अगर एसिडिटी के पेशेंट हैं, तो हम रुग्णों को बताते हैं कि आप जो फर्मेंटेशन के लिए रखते हो, उसमें जो थोड़ा अम्लता आती है, तो वो अगर पीसने के बाद वो आटा तुरंत आप प्रयुक्त करें, तो वो आप डोसा खा सकते हो। हम रुक सकते हैं अभी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सारे जो सवाल थे बहुत ही आपने समाधानकारक सभी के उत्तर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी प्रश्न भी नहीं है, और सबको शायद ये समाधान हुआ है कि अभी हम डायबिटीज़ में क्या पथ्य बता सकते हैं। तो सबकी, हमारे सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर भी कभी जब भी हमें आपकी ज़रूरत है हम ज़रूर आपको कहेंगे, क्योंकि ये पथ्यापथ्य संकल्पना बहुत ही ज़रूरी है आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तसे थँक्यू मॅडम, तुम्ही मला इथे येऊन बोलायची संधी दिली, आणि मी कायम आपल्यासाठी आहे, काहीच प्रश्न नाही, आपलं सगळ्यांचंच हे काम आहे। खूप धन्यवाद. थँक्यू.